हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक सेंटर में। तो आज के स्टूडियो में बताने वाला हूँ अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य की व्याख्या करना। ठीक है, सेमेस्टर 5 पॉलिटिकल साइंस है, और 12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे इंटरनल भी में बहुत सारे कॉलेज में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए मैं शुरुआत करता हूँ कि अमेरिकी के राष्ट्रपति का शक्तियों और उसका कार्य के बारे में बताना है। ठीक है, ध्यान रखें कि यही हमारा भारत का राष्ट्रपति के बारे में नहीं पढ़ना है, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। आप सभी को पता ही होगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति कितना शक्तिशाली है। ठीक है, तो उनकी शक्ति के बारे में पढ़ना और उनके कार्य के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखिए तो मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा है अमेरिका राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य। तो मैं आपको एक करके बताता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये वीडियो आपको तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे। अगर आप अमेरिका सेनेट वाला देखें वीडियो तभी आपको ये समझ में आएगा, और अगर अमेरिका सेनेट वाला अभी तक नहीं देखें तो पहले उसको देख लें। ठीक है, उसके बाद आप लोग को ये वीडियो देखना है। ठीक है, देखिए पहला है अमेरिका राष्ट्रपति का शक्ति और कार्य का वर्णन करना। उसमें से जो पहला पॉइंट है वो है कानून संबंधित शक्ति, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास जो है ना वो कानून से संबंधित शक्तियां हैं, है ना। क्या है, चलते हैं देखते हैं। इस क्षेत्र में उसे सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संघीय कानूनों को लागू करने और उसे बनाए रखने की शक्ति प्राप्त है। संघीय कानून, ये संघीय कानून क्या होता है? संघीय कानून का मतलब होता है कि ऐसा देश, ऐसा राष्ट्र जिसमें से उसको चलाने के लिए दो सरकार की ज़रूरत पड़ती है। दो सरकार या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम दो सरकार। एक देश अगर अगर एक सरकार किसी देश को चला रहा है तो वो हमारा संघीय कानून नहीं होगा। ठीक है, संघीय देश हमारा नहीं होगा, संघीय शासक नहीं होगा। तो संघीय का मतलब होता है जब एक देश में एक से ज़्यादा शासक हो, यानी संघीय मतलब संघ हो, यानी एक से ज़्यादा शासक यानी एक से ज़्यादा सरकार का क्या हो, संघ हो। ठीक है, तब होता है संघीय। तो कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रपति को है ना वह संघीय कानूनों को लागू करने और उसे बनाए रखने की शक्ति है। मतलब दोनों सरकार के पास, हम आपको पता है कि हमारे देश में दो सरकार है, यानी कि एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। केंद्र सरकार जो पूरा कंट्री लेवल में काम करती है, और स्टेट सरकार यानी राज्य सरकार जो हमारे सिर्फ राज्यों में ही काम करती है। तो इस प्रकार से हमारे देश में दो सरकार होगी, मतलब हमारा देश जो है वो संघीय शासक का देश है। किसका है? संघीय शासक का देश है। तो केंद्र में जो कानून बनेगा सो, और जो हमारा राष्ट्र यानी कि हमारा जो राज्य में बनेगा सो, यानी केंद्र में जो हमारे देश में बनेगा कानून सो, और जो हमारा सिर्फ राज्य में बनेगा सो, ये दोनों कानूनों का अधिकार जो है ना वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, आप लोग इस बात को समझ जाएं। तो यही होता है संघीय कानूनों को लागू करने और उसे बनाए रखने की शक्ति प्राप्त है। संघीय मतलब पूरा देश का भी कानून और जो राज्य का कानून होता है वो भी। ठीक है, कांग्रेस द्वारा पारित है। देखिए यहाँ पे कांग्रेस आ गया। जब तक आप लोग अमेरिका सीनेट वाला नहीं समझेंगे, मैंने डीपली में बता रखा है कांग्रेस क्या है, सीनेट क्या है, सारा पता चल जाएगा। ठीक है, कांग्रेस द्वारा पारित किसी भी कानून को पास करने व पास नहीं करने का भी अधिकार इन्हीं के पास होता है। देखिए राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि कांग्रेस जो भी कुछ कानून बनाता है उसे पास करना या नहीं पास करना है, ये सब अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, अमेरिकी की राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी भी कानून जो कांग्रेस द्वारा पारित हुआ है उसे दोबारा राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कांग्रेस को भेज देता है। लेकिन जब पारित हुआ है उसे दोबारा राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कांग्रेस को भेज देता है। यहाँ पे वो सेम पॉइंट है। ठीक है, लेकिन जब कांग्रेस के लिए 1/3 सदस्य उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना जरूरी हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये पॉइंट क्या मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी भी कानून जो कांग्रेस द्वारा पारित हुआ है उसे दोबारा राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए कांग्रेस को भेज देता है। जैसे मान लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति, जैसे मान लीजिए कांग्रेस ने कोई नियम कानून को बनाया। ठीक है, और नियम कानून को बना करके कांग्रेस ने साइन के लिए भेज दिया राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति चाहे तो फिर ऐसा दोबारा बोल सकता है कांग्रेस को कि आप लोग इसे दोबारा पुनर्विचार कीजिए। आप लोग जो आप पत्र भेजे हैं उस पर मैं हस्ताक्षर भी नहीं करूंगा, आप लोग दोबारा इसे देख लें, बढ़िया से देख लें, बढ़िया से पुनर्विचार करें, तभी मैं सिग्नेचर करूँगा। अगर ऐसा राष्ट्रपति कहता है, ठीक है, तो इसके पास इतना अधिकार है कि ये इतना कह सकता है कि जो भी कांग्रेस ने अपना अधिकार बनाया है उसको दोबारा चेक करने का अधिकार राष्ट्रपति दे सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है कि अगर राष्ट्रपति साइन नहीं करता है, ठीक है, और अगर कांग्रेस जो पत्र भेजा है उनके अगर एक तिहाई सदस्य, मतलब 3 आदमी में से एक आदमी अगर, यानी 3 आदमी में से एक आदमी, इसी को बोलते हैं 1/3, तो अगर 1/3 सदस्य किसका, कांग्रेस का अगर हस्ताक्षर कर देता है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना मजबूरी हो जाता है।
जैसे कांग्रेस द्वारा कोई भी पत्र भेजा गया राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से इनकार करेगा, तो अगर कांग्रेस का 1/3 सदस्य सिग्नेचर कर दिया है तो राष्ट्रपति को मजबूरन है कि उसे सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा राष्ट्रपति को हल्का कम अधिकार प्राप्त है, ठीक है, कि अगर कांग्रेस का 1/3 सदस्य अगर क्या कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वहीं राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना मजबूरी हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, कार्यपालिका शक्तियाँ। अमेरिकी राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्तियाँ भी प्राप्त है, जो कि अपने आप में राष्ट्रपति के लिए एक बहुत बड़ा बात है। अमेरिका राष्ट्रपति विदेशों में देश का हेड बनकर काम करता है। जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वो विदेशों में क्या करता है, देश का हेड बनकर काम करता है। वह अमेरिकी की विदेश नीति का निर्धारण करता है, साथ ही वह सभी प्रशासनिक कार्य का संचालन करता है, ठीक है। वह अमेरिका की विदेश नीति का जितना भी सारा चीज़ विदेश में नीति चल रहा है नहीं चल रहा है, नियम कानून, वो सभी का निर्धारण करता है। साथ ही वह सभी प्रशासनिक कार्य का भी क्या करता है, संचालित करता है। जितने भी सारे प्रशासनिक होते हैं, जो हमारा प्रशासन वगैरह होते हैं, उसका नियम कानून सब चीज़ों से रिलेटेड क्या करता है, निर्देश करता है, संचालित करता है। राष्ट्र, आप लोग समझ रहे हैं ना, प्रशासनिक मतलब जो हमारे जो प्रशासन वगैरह होते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उच्च अधिकारियों को सीट पर खुद से बैठा सकता है और चाहे तो उठा भी सकता है। ठीक है, इसके पास अधिकार है कि उच्च अधिकारी जो है उसे बैठा भी सकता है सीट पर, उससे अपने मर्जी से उठा भी सकता है और चाहे तो उठा सकता है ना। नेक्स्ट, युद्ध काल के समय सभी उत्तरदायित्व तो उसी पर होती है, और जब युद्ध वगैरह होता है ना तो सब जो जिसका जितना भी सारा उसका कर्तव्य होता है कि उसमें क्या करना नहीं करना, सारा प्रक्रिया किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास ही होता है, ठीक है। तीसरा, क्षमदान का अधिकार। दुनिया भर की शासकों के जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति को भी क्षमदान का अधिकार प्राप्त है। जहाँ पे दुनिया में हर देशों को प्रधानमंत्री को या तो फिर दूसरे नेता को माफ़ करने का शक्ति प्राप्त होता है, वहीं पे अमेरिका की अगर बात किया जाए तो वहाँ के राष्ट्रपति, ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति को क्या है, अधिकार प्राप्त है कि वह क्या कर सकता है, किसी को भी क्षमा कर सकता है। जैसे दुनिया भर के शासकों जहाँ पे सभी को जितने भी सारे दुनिया भर के शासक होते हैं उसे जो क्षमा करने का अधिकार प्राप्त है, उसी प्रकार से अमेरिका में राष्ट्रपति को भी क्षमा का अधिकार प्राप्त है। अपने इस अधिकार के कारण वह किसी भी दंडित व्यक्ति को माफ़ कर सकता है। इसको ये अधिकार प्राप्त है कि आप जैसे कोई भी अगर व्यक्ति को दंडित किया जाना है तो उसे आप क्या कर सकते हो, माफ़ कर सकते हो, ठीक है। किसी व्यक्ति को दी गई मृत्यु का पत्र को भी यह खत्म कर सकता है। अगर किसी को मृत्यु का सजा सुनाया गया तो भी ये क्या कर सकता है, उसे माफ़ कर सकता है। साथ ही एक अपराधी के समूह का सभी अपराधी को भी माफ़ कर सकता है। यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान से देखिए, साथ ही एक अपराधी के समूह का सभी अपराधी को भी माफ़ कर सकता है। मतलब देखिए, अगर मान लीजिए एक अपराधी को माफ़ कर दिया गया जो किसी का मर्डर किया था, तो और भी उसी के ग्रुप के और भी जितने सारे लोग हैं जो और भी कहीं कोई किसी का मर्डर किया है तो उनका भी माफ़ कर दिया जाना चाहिए। जब इसका मर्डर का केस माफ़ हो गया तो अगले समूह का भी सेम केस है ना, दोनों का सेम प्रॉब्लम है, तो उनका भी माफ़ हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब नेक्स्ट है कि लेकिन इतना अधिकार होने के बावजूद इन पर कुछ प्रतिबंध भी लगाया गया है। ऐसा नहीं कि ये कुछ भी कर सकता है, इन पर कुछ प्रतिबंध लगाया गया है। क्या प्रतिबंध लगाया गया है कि राष्ट्रपति उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकता जो महाभियोग द्वारा दंडित है। यानी राष्ट्रपति उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकता है जो महाभियोग द्वारा दंडित है। महाभियोग मतलब क्या होता है, महाभियोग मतलब होता है जो हमारा नियम कानून में लिखा हुआ है कि जो इस प्रकार का कांड करता है उसे मृत्यु का सजा होना चाहिए तो होना चाहिए। उसे राष्ट्रपति अपने मर्जी से ये नहीं बोल सकता कि इसे सजा दिया जाना चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं दिया जाना चाहिए। देश का कानून में अगर वो सजा के लायक है, जिस सजा के लायक है उसको दिया ही जाना चाहिए। हाँ, छोटा मोटा प्रॉब्लम है कुछ कानून वगैरह को लेकर के, तो उसे क्या कर सकता है राष्ट्रपति, उस सजा को माफ़ कर सकता है या तो फिर दंडित दे सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति तभी माफ़ कर सकता है जब अपराधी सिर्फ संघीय कानून का उल्लंघन किया हो, ना कि राजकीय कानून का उल्लंघन। संघीय कानून मतलब क्या, या तो केंद्र भर में गलती किया हो केंद्र कानून का या राज्य कानून का, लेकिन अगर पूरा देश कानून का अगर गलत किया जो हमारे संविधान में लिखा गया है उसी को बोलते हैं राजकीय कानून। जो संविधान में लिखा गया है तो उससे अगर उल्लंघन करता है तो उसे कहीं का छोड़ा नहीं जाएगा।
चौथा, न्यायिक शक्तियाँ, इसके पास न्यायिक का भी शक्तियाँ होती है। अमेरिका को न्यायिक क्षेत्र में भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त है। सीनेट की सहमति से वह सर्वोच्चतम न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। यानी सीनेट की सहमति से वह सीनेट की शक्ति, सीनेट क्या है मैंने पहले वीडियो बना रखा है, ठीक है, वही अमेरिका सीनेट वाला। तो सीनेट की सहमति से, अगर सीनेट सहमति दे देगा तो ये क्या करेगा, सर्वोच्च न्यायालय, आप लोग समझ सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों का भी नियुक्ति करने का अधिकार हो सकता है इसके पास। कौन, जब इसके पास सीनेट शक्ति दे देगा कि आप चुनाव कर सकते हो किसको, सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों को, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के शक्तियों को भी चुनाव करने का इसके पास अधिकार है। साथ ही न्यायालय के कहने पर अपराधी को क्षमा दे सकता है। साथ ही अगर मान लिया जाए जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके कहने पर कि इस अपराधी को माफ़ कर दिया जाए तो राष्ट्रपति उसे माफ़ भी कर देगा, ठीक है। लेकिन वह सीनेट द्वारा अभियोग चलाए गए व्यक्ति को क्षमा नहीं दे सकता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है जो अमेरिका के सीनेट द्वारा अभियोग चलाए गए हैं, अभियोग मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि वो चीज़ें किसके द्वारा चलाई गया है, सीनेट के द्वारा चला गया है कि इसे माफ़ नहीं किया जाना है, तो चाह करके भी राष्ट्रपति उस चीज़ों को माफ़ नहीं कर सकता है। मतलब जिसे सीनेट नहीं माफ़ करने के लिए कह सकता उसे राष्ट्रपति माफ़ नहीं कर सकता है। पाँचवा, वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ मीन्स होता है जैसे हमारा पता है कि सारे लोगों को कॉलोनी मिलता है, रास्ते वृद्धा पेंशन मिलता है, तो इसको लिखने के लिए कोई होता है कि नहीं होता है। तो इसी प्रकार का जो लोग बांटते हैं ना सभी को, वृद्धा पेंशन हो गया, ये योजना वो योजना, देखभाल करना, तो इसके पास भी वो शक्तियाँ प्राप्त है, ठीक है। संविधान के अनुसार से उसे वित्त संबंधित शक्तियाँ प्राप्त नहीं है, ठीक है ना। पहले आप लोग ध्यान से समझिए, राष्ट्रपति को ये शक्ति नहीं प्राप्त है कि वो वित्तीय शक्ति का पालन करे या तो फिर उसके पास वित्तीय शक्ति है, राष्ट्रपति को नहीं है, समझ गया ना। ये शक्ति किसके पास है, ये शक्ति कांग्रेस के पास है, ठीक है। किसी को कुछ देना हो कि कोई योजना तैयार करना हो तो ये कांग्रेस के पास है। लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रपति के घनिष्ठ संबंध की वजह से अपना कांग्रेस क्या करता है, इसको दे देता है अपना वित्तीय शक्ति कि जाओ तुम क्या करो, मेरा वित्तीय शक्ति ले लो और तुम देखभाल करो कहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या चीज़ों का ज़रूरत है, कहाँ पे रास्ता बनना है, कहाँ पे वृद्धा पेंशन की जरूरत है, कहाँ पे कुआं बनना है, ये सब चीज़ें किसको, कांग्रेस का अधिकार है। लेकिन कांग्रेस अपना सहपाठी यानी दोस्ती की वजह से दे देता है किसको, राष्ट्रपति को दे देता है, ठीक है। और इसे राष्ट्रपति फिर संभालता है। लेकिन इसमें राष्ट्रपति मनमानी नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि कांग्रेस ने इसको हल्का सा अधिकार दे रखा है, ठीक है। साथ ही कभी कभी कांग्रेस राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्ताव का आंकड़ा को भी कम कर देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कांग्रेस तो राष्ट्रपति को अधिकार दे दिया कि तुम अपने वित्तीय शक्ति का पालन करो, तो राष्ट्रपति जितना सारा आंकड़ा बनाता है कि यहाँ पे ये चीज़ों का जरूरत है, वहाँ पे ये चीज़ों का जरूरत है, कभी कभी जितने भी सारे कांग्रेस जो होता है इसको अधिकार दे रखा है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति क्या करता है, जितने भी सारा आंकड़ा बना करके रखा है कि यहाँ पे इस चीज़ों का जरूरत है, वहाँ पे इस चीज़ों का जरूरत है, उसे कांग्रेस को अगर पसंद नहीं हुआ तो कभी कभी इसे खरीज भी कर सकता है, इस आंकड़े को मिटा भी सकता है, ख़त्म भी कर सकता है कि ये आंकड़े सही नहीं है, तो इसे गलत भी कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति का कोई अधिकार ही नहीं है, कांग्रेस जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन कांग्रेस थोड़ा बहुत इसको कुछ अधिकार दे देता है, ठीक है। छठा, संकटकालीन की शक्तियाँ। जब किसी प्रकार का संकट होता है तो उसके पास और भी शक्ति बढ़ जाता है। जब देखो कोई भी संकट होता है ना तो वो सभी से रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको चले जाता है, अमेरिका के राष्ट्रपति को चला जाता है, ठीक है। तो उसका उस टाइम और भी शक्ति बढ़ जाता है, वो बहुत ही मतलब बहुत सख्त नियमों से सारी चीज़ों को पालन करवाते हैं लोगों को, है ना। इस प्रकार वह एक शक्तिशाली शासक और संविधान निर्माण से आज तक इसके शक्तियों में वृद्धि होता रहा है। और जब से इस अमेरिका में संविधान बना तब से लेकर के अभी तक अमेरिका के जो राष्ट्रपति का जो शक्ति है ना वो धीरे धीरे हर मतलब बढ़ते जा रहा है, कहीं घटने का नाम नहीं ले रहा। हमेशा संविधान में इसका शक्ति को बढ़ाने का बात किया जा रहा है, ठीक है। सातवां देख सकते हैं जल, थल व वायु। आप सभी को पता है कि तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए, जल का सेना, एक थल का सेना और एक वायु का सेना। जल मतलब जल वाला सेना, थल मतलब हमारा जो जमीन पर है उसका सेना, और जो वायु मतलब हवाई ऊपर उड़ने वाला सेना। ये तीनों का जल, थल व वायु का सर्वोच्च जो सेनापति होता है वो सर्वोच्च कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। कभी कभी राष्ट्रपति ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है कि कांग्रेस को युद्ध की घोषणा करने के लिए विवश होना पड़े, ठीक है ना। जब मान लीजिए जल, थल, वायु तीनों का जो सेनापति होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और कभी कभी अगर राष्ट्रपति को लगेगा कि नहीं अभी संघर्ष किया जाना चाहिए यानी कि युद्ध कर दिया जाना चाहिए, तो ये कांग्रेस को दायित्व बनता है कि उसका बातों को पालन करे।
8वां, कांग्रेस को संदेश भेजना, यानी कि या तो लिखित रूप से या तो मौखिक रूप से। लिखित मतलब लिख करके, या तो मौखिक रूप से मोबाइल के माध्यम से, या तो किसी भी टेलीविज़न के माध्यम से ध्यान कामों की ओर आकर्षित कर सकता है। जैसे अगर चाहे राष्ट्रपति, तो अगर राष्ट्रपति को लगे कि नहीं एक नियम कानून बनाना चाहिए जो कि कांग्रेस नहीं बना रहा है, तो उसे लिखित रूप से या तो मौखिक रूप से कांग्रेस को आदेश दे सकता है कि आप ये काम को नहीं कर रहे हो, या तो आपको ये काम किया जाना चाहिए। ऐसा आदेश दे सकता है कौन? राष्ट्रपति। किसको? कांग्रेस को। नेक्स्ट है 9 नंबर, कांग्रेस का बैठक बुलाना। संविधान के अनुसार से अगर कोई महत्वपूर्ण आवश्यक सूचना हो या तो आवश्यक स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि कांग्रेस का बैठक बुलाने का अधिकार उसको प्राप्त है कि वह कांग्रेस को पत्र दे और वह बैठक बुला सकता है। निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अमेरिकी के राष्ट्रपति को शक्तियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति विश्व का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली क्या है? राष्ट्रपति है। सबसे ज़्यादा महान मतलब जो शक्ति वाला क्या है? राष्ट्रपति है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? ज़्यादा ये इसमें कोई डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, मैं PDF डाल दूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा, उसको भी आपको देख लेना है। ठीक है, लगभग सारा वीडियो क्या हो जाएगा, मैंने तुरंत बना लिया, प्रोसेसिंग में मैंने डाल दिया है, बस थोड़ा सा अपलोड होने में समय लगेगा। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।